हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। मेरा नाम है विवेक और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आगे के पार्ट्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्णमाला के बारे में पार्ट 1 के एंड से। तो शुरू करते हैं, जानते हैं स्वर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज उसी में से हम स्वर को डिस्कस करेंगे, वर्ण को डिस्कस अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्वर की स्टार्टिंग हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो से ही की है। स्वर क्या होता है? जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वो स्वर होते हैं। वे सभी वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने जाना था कि 10 स्वर होते हैं, जबकि लेखनी के आधार पर स्वरों की संख्या 13 थी, जिसमें ऋषि, री, अंग और आह ये 3 अतिरिक्त वर्ण हैं जिन्हें हमने लेखनी में शामिल किया था। इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो ऋषि का री मूर्धा वर्ण है, मूर्धा है, और अंग और आह अयोगवाह वर्ण की श्रेणी में आते हैं। मूर्धा क्या होता है? मुंह के भीतर जो ऊपरी छत होती है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मूर्धा। मतलब जब कोई वर्ण बोलते समय हमारी जीभ मुंह की ऊपरी छत के आगे के भाग को टच करती है तो वो सभी वर्ण मूर्धा में आते हैं, जिसमें ऋषि का री, टा वर्ग आप पूरा बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, रा। तो आपको पता चलेगा कि दांत के ऊपर, दांत को टच नहीं करता है, जीभ का हिस्सा ऊपरी छत के अगले भाग को टच करता है। इसी तरीके से षटकोण का शा, ये भी क्या है? मूर्धा में शामिल है। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन दिया है 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर है इसका 4। मतलब हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें मूल स्वरों की संख्या है 4। तो ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं ये भी जानते हैं। तो ये 4 वर्ण हैं आ, ई, उ, री। ये हैं हमारे 4 वर्ण जिन्हें मूल स्वर कहते हैं। टोटल स्वर है हमारे 10। जब हम उच्चारण करते हैं लेखनी में 13, उसमें से मूल स्वर कितने हैं? केवल 4। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। अगर आप पहले भी वर्णमाला पढ़ चुके हैं तो आपको ये जरूर पता होगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। और अगर आपने नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें व्यंजन का डिस्कशन करेंगे उसमें इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन संयुक्त स्वर जो है कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं अ, आ, ई, जा, झा, अय, औ। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अय, औ। 2 संयुक्त वर्ण इसमें ऐसे दिए हैं जो हमारे ऑप्शन है। तो क्या संयुक्त स्वर और भी होते हैं? तो हम इन्हें भी जानते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं जो स्वर के अंदर आते हैं? अय, ए, अय, ओ, औ। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। जबकि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? वो भी 4 हैं, छ, त्र, ज्ञा, श्र। उनके बारे में हम व्यंजन की वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ए देख लेते हैं। ए जो है आ और ई से मिलकर बना है। अय, आ प्लस ए, ओ, आ धन उ, औ, आ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो हमने जाना संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है। आगे बढ़ते हैं। स्वर पर डिटेल डिस्कशन करना है तो स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो हमें सबसे पहला पता है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जबकि दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब हस्त स्वर से ज्यादा समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जबकि प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। मात्राओं का डिस्कशन छंद में होता है, जिसमें हम लोग मात्राओं को काउंट करते हैं। तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे जो आपको भविष्य में मिलेगी और प्लेलिस्ट में आपको शो होगी, तो उन्हें भी आप जरूर देखें।
तो ह्रस्व स्वर इन्हें हम लोग जो उच्चारण करते हैं सही से नहीं करते हैं, इस वजह से हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें बोलते समय हम ध्यान रखेंगे कि उच्चारण के आधार पर किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाएगा। शुरू करते हैं। अ आ, तो हमें देखा कि जब हमने छोटा आ की बात की तो हमने बहुत ही कम समय लिया। अ आ, तो हमने बड़ा आ में जाना कि हमने छोटा आ से थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया बड़ा आ को बोलने में। इसी तरीके से ई उ ऊ, जब हम ए ओ औ की बात करेंगे तो हमारे वर्ण होंगे ए ओ आ। तो इस तरीके से हमने जाना कि ह्रस्व स्वर को बोलते समय उच्चारण में एक मात्रा का समय देना है, उन्हें कम समय देना है। अ ई उ। जब दीर्घ की बात करेंगे तो आ ई उ ए ओ औ आ, ये है हमारे दीर्घ स्वर। लेकिन जब प्लुत की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय देना है। तो इसका जो यूज़ होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, कोई इंसान बहुत दूर खड़ा हो और हमें उसे बुलाना हो तो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं तो राम हो गया। लेकिन जब बहुत दूर इंसान खड़ा होगा, जब हम तेजी से चिल्लाएंगे तो आवाज़ आएगी राम। तो जब रा का वर्ड जो है थोड़ा सा और लंबे समय तक जा रहा है तो तब ये होता है हमारा प्लुत स्वर। इसे नाटकों में जो है बहुत यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एक डायग्राम जिसमें हम जानते हैं ओष्ठ, दांत, कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, नाक के बारे में। इसमें डिस्कस किया गया। होंठ आपको सभी को समझ आता है, दंत भी समझ आता है। तो दंत ओष्ठ जब बात होगी मतलब दांत और होंठ को टच करते हुए कोई वर्ण निकले। मूर्धा, जीभ के ऊपर का भाग मूर्धा, मूर्धा में मूर्धा का आगे का हिस्सा, मूर्धा मिडिल, मूर्धा पीछे का हिस्सा भी होता है जब तालु की बात आती है। हम इस तरीके से, और जीभ भी हम सभी जानते हैं। कंठ, जब कंठ से कोई आवाज निकले बहुत तेजी के साथ तो वो है कंठ। बस इस पिक्चर को दिखाने का उद्देश्य इतना था कि आपको सभी स्थान पता चल जाएं। आगे बढ़ते हैं। हम केवल स्वर डिस्कस करेंगे जिसमें हम उनकी कैटेगरी देखेंगे, छोटा आ से लेके औ तक। अंग आहा हमने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि वो किस में आते हैं, वो हमारे आते हैं किसमें, आप इसे बताइए। तो हम शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कंठ के बारे में। कंठ में जब हम छोटा आ बड़ा आ बोलते हैं तो गौर करिए कंठ से ध्वनि निकलती है अ आ। तालु की बात करते हैं ई। तो देखेंगे जब जीभ जो है तालु को टच करती है। मूर्धा हम लोग ऋषि को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ला बोलेंगे तो दांत को टच करते हुए निकलेगा। जब हम ऊ बोलेंगे तो होंठ को टच करेगी जबान, ऊ होंठ को टच करेगी। ए बोलते समय तालु पर टच करेगा और कंठ से आवाज निकलेगी ए। तो हमारी जो आवाज है वो कंठ से निकलती है और जीभ तालु को टच करती है। ओ तो यहाँ पर होंठ आपस में एक दूसरे को टच करते हैं और कंठ से आवाज निकलती है। तो ये है स्वरों का स्थान जिसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए और ए कौन से वर्ण हैं? तो अभी हम लोगों ने जाना ए और ए किस में आता है, कंठ तालु में। मतलब इन्हें बोलते समय कंठ से आवाज निकलती है और तालु भी जीभ को टच करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायका, जनाजा, जायका में जो जा वर्ड है जिसके नीचे नुक्ता आ रहा है, ये किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। रेलवे 2014 के प्रश्न हैं दोनों। चौथे प्रश्न को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वर्ड कौन सा है, अरबी, फारसी। आगे डिस्कस करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अरबी फारसी में नुक्ता वाले वर्ण आते हैं, जबकि जो आ है जिसमें अर्धचंद्र बिंदु यूज होता है वो किससे लिया गया है, वो अंग्रेजी शब्द का वर्ण है। आगे डिस्कस करते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में जब हम जीभ को टच करेंगे तो जीभ के आधार पर स्वर किस तरीके से बांटे गए हैं उन्हें देखते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग काम करता है।
पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, मतलब पीछे का भाग काम करता है, वो पश्च स्वर है। बोलकर आप गौर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अ तो आप देखेंगे जीभ का मध्य भाग जो है यूज हुआ, लेकिन जब आप आ बोलेंगे तो जबान पूरी, मुंह पूरा खुल जाता है, और जो आवाज है वो कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही। कंठ तो हम लोग जान गए कि कंठ से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, लेकिन जब हम जीभ को खोलते हैं तो जीभ के पीछे हिस्से को टच करते हुए आवाज निकलती है। तो आ हमारा किस में आएगा? पश्च स्वर में आएगा। अग्र स्वर में ई है, तो जब आप ई बोलेंगे तो जीभ जो है तालु को टच करते हुए आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा किस में आएगा? अग्र स्वर में। ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था तालु के बारे में। ये देखिए, ये डिस्कशन है आ ई का। तो कंठ, तालु, मूर्धा, ये तो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम लोग अब पढ़ रहे हैं जीभ के आधार पर, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे जीभ का। ए, तो ये भी स्वर कहाँ से आ रहा है? अग्र स्वर से आ रहा है। पश्च स्वर में उ आपका जो है होंठ जो है आपस में चिपक जाते हैं, और फिर जो है पीछे से आवाज आती उ। कंठ ओष्ठ पश्च स्वर है। ओ औ आ, ये सभी कहाँ से आवाज आनी? पश्च स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख द्वार के आधार पर, मतलब मुख खुलने के आधार पर, विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेट लिखा गलत है, अर्ध संवृत और संवृत। लास्ट जो है वो है संवृत। विवृत के बारे में जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। आ, विवृत पूरी तरीके से मुख खुल जाता है। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो। अ, ए, औ, आ, ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो, ये अर्ध विवृत है। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ए, ओ, ये क्या है? जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। और संवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है, मतलब पूरी तरीके से बंद रहेगा तब तो उच्चारण पॉसिबल ही नहीं है, लगभग बंद रहने की बात हो रही है। ई, उ, इससे जो है हम डिस्कस करेंगे तो उच्चारण में मुख का जो द्वार होता है बहुत ही कम खुला होता है। अगला टॉपिक देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। होठ की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते वो अवृत्तमुखी हैं। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, मतलब वृत्त के समान हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वृत्तमुखी। एग्जाम्पल से देखते हैं। अ, ई, ए। तो यहाँ पर मुख जो है गोलाकार नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम उ, ओ, औ और आ बोलेंगे तो यहाँ पर मुख गोलाकार हो रहा है। आ यहाँ ऑप्शन में गलत दे दिया है, दोनों को बोल कर देखिए। उ, ओ, औ, आ में पूरा मुंह खुल जा रहा है, मतलब ये गोलाकार नहीं है। उदाहरण में ये ऑप्शन गलत लिख गया है, बड़ा आ दोनों में है। आवृत्त मुखी में जो है बड़ा आ है और ये गोलाकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पर अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हवा के साथ साथ नाक से भी निकलती है। निरनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है वो अनुनासिक होते हैं, और जिनमें हवा केवल मुख से निकलती है निरनुनासिक स्वर होते हैं। इन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो अगर किसी वर्ण में चंद बिंदी आ रही है तो वो अनुनासिक स्वर होगा, और अगर बिंदी नहीं है चंद बिंदी तो ये निरनुनासिक स्वर होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एग्जाम क्वेश्चन के माध्यम से। अनुनासिक का संबंध है, मैंने बोला एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बिहार पुलिस 2008 का प्रश्न है। केवल नाक के आधार पर, केवल मुख के आधार पर, नाक और मुख दोनों से। तो आप लोगों ने जाना है नाक और मुख दोनों से जब वर्ण निकलेगा तो वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। डॉक्टर में जो शब्द आ है ये ध्वनि किस भाषा से आई है? हम लोगों ने इसे इसी वीडियो में पहले डिस्कस किया है। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में दें। मैंने एक ऑप्शन और क्वेश्चन और पूछा है, अंक और आहा कौन से वर्ण है, मैं लास्ट में डिस्कस भी कर लूँगा।
इसी वीडियो के एंड में। तो इसका आंसर क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं ये। अगला जो है, घोषत्व के आधार पर जब स्वर हम देखेंगे तो हमारे पास घोष के आधार पर जो दो पार्टीशन है वो क्या है? साघोष और आघोष। घोष का अर्थ क्या है? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो अगर कंपन उत्पन्न नहीं होगा तो आघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी। इन दोनों को हम व्यंजन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सघोष और अघोष के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर सभी जो स्वर हैं वो सघोष होते हैं, इस वजह से और एग्जाम्पल दे के इसे समझाना थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी वर्ण की बात करेंगे स्वर में तो सभी सघोष हैं, तो अलग से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और फिर व्यंजन की वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? नुक्ता वाले वर्णों की भी हम लोगों ने बात की है इसी वीडियो में। तो आपको ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अरबी फारसी की। बीएड 2000 का क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो के ही सभी क्वेश्चन लिए गए जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकसित ध्वनियाँ नहीं हैं? विकसित ध्वनियाँ कौन सी नहीं हैं? ख, ग नुक्ता वाले हैं, उ, ए, शा, सा। करेक्ट आंसर इसका क्या है? खा और गा, ये विकसित ध्वनियाँ नहीं हैं। ये नुक्ता वाले वर्ण विकसित ध्वनियाँ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें संस्कृत से शामिल नहीं किया गया है, ये नई आई हैं, इस वजह से ये विकसित ध्वनियाँ नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर एंड हो रही है। लास्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पूछा था अंग और आहा। क्वेश्चन में इसी वीडियो के अंदर वो टॉपिक दिया है, वहाँ पर आगे चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। आपको ये वीडियो में मिल जाएगा स्टार्टिंग में। ये देखिए, अंग और आहा पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है टॉपिक, पार्ट 2 में भी डिस्कस किया है। अंग और आहा क्या है? ये अयोगवाह वर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जी भर के शेयर करिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा।